प्रोटैगोनिस्ट की उदास जिंदगी ने उसे काफी समय से कोई खुशी नहीं दी थी, लेकिन वो मरने की हिम्मत भी नहीं रखता था। उसे हमेशा से अच्छा खाना बेहद पसंद था, लेकिन उसकी मौजूदा हालत में मुश्किल से अपार्टमेंट के किराए जितने पैसे बचते थे। फैंगडू खुद नहीं समझ पाता था कि वो इस जिंदगी में कैसे आ फंसा, जहां बस किसी तरह गुजारा करना ही उसकी नियति बन गई थी। जो अनाजरी वो देख रहा था, वो किसी बेघर इंसान के लिए भी काफी नहीं थी, लेकिन उस नौजवान के पास कोई और रास्ता नहीं था, वरना पैसों की कमी से उसे भी सड़क पर आना पड़ता। इसी तरह फैंग उस मोड़ पर आ पहुंचा था जहां उसे खुशियां कुर्बान करके पैसे बचाने पड़ रहे थे, जबकि उसे बहुत समय से मांस और तीखे मसालों से भरी चावल की एक अच्छी थाली की तलब थी, और सस्ती बियर की एक छोटी कैन की जगह वो एक ऐसा असली गिलास चाहता था जो उसके सिर जितना बड़ा हो। उसके किराए के अपार्टमेंट में सारी सुविधाएं भी नहीं थीं, फिर भी फैंग ने उसके लिए खुद को बहुत कुछ से महरूम रखा था। भारी और उदास ख्यालों ने उस नौजवान का पीछा नहीं छोड़ा था, जिसकी जिंदगी में खुशी का कोई नामो निशान नहीं था। वो बहुत समय से किसी और जगह, या हो सके तो किसी और दुनिया में होने का ख्वाब देखता था, ताकि इस हकीकत को भूल सके। बस अपने सपनों में ही फैंगडू की जिंदगी थोड़ी आसान हो जाती थी, क्योंकि वहां वो कुछ भी सोच सकता था। वो एक ऐसी दुनिया की कल्पना करता था जहां लोग खुश और संतुष्ट हों, और जाहिर है उस दुनिया में हीरो के पास इतना जायकेदार खाना होता कि वो हकीकत में वापस आना ही नहीं चाहता। लेकिन फैंगडू की जिंदगी कुछ ऐसी थी कि उसके आसपास सब कुछ बिखरता और टूटता जा रहा था। जवानी में वो यकीन करता था कि उसके पास इतनी काबिलियत और मेहनत है कि वो कोई भी मुकाम हासिल कर सकता है। परिवार हमेशा उस नौजवान का साथ देता था, और वो भी अपने नतीजों से उन्हें खुश रखता था। फैंग इतना किस्मत वाला था कि पहली ही कोशिश में एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई, जहां सबको मौका नहीं मिलता था। लेकिन किस्मत जल्द ही उसके खिलाफ हो गई, और वो बिल्कुल अकेला रह गया, ठीक उस वक्त जब उसे कम से कम इसकी उम्मीद थी। नतीजा ये हुआ कि वो जल्दी ही गरीबी में डूब गया, क्योंकि कुछ भी करने की चाहत ही उसमें नहीं रही। किसी तरह एक छोटी कंपनी में नौकरी मिली, लेकिन काम करने की इच्छा फिर भी नहीं थी। दिन ब दिन फैंग डू अपनी जिंदगी बर्बाद करता रहा, क्योंकि उसे कोई ऐसी चीज नहीं मिली जो उसे खुश कर सके। सब कुछ उस पल बदल गया जब फैंग डू ने अपने कमरे में एक और दुनिया का पोर्टल खोज लिया। इस खोज ने उसे इतना हैरान कर दिया कि वो जिंदगी की पुरानी सारी परेशानियां भूल गया। ढूंढने पर कुछ नहीं मिला, क्योंकि ये चमत्कार सिर्फ हमारे हीरो के साथ हुआ था। किसने सोचा था कि एक दिन फैंग डू की किस्मत फिर पलटेगी और उसे नई जिंदगी का मौका मिलेगा। उसने पहले सुना था कि कुछ लोग गेट के जरिए महंगी चीजें ले जाते हैं, लेकिन उसे पैसे कमाने की नहीं, बल्कि एक साफ शुरुआत की चाहत थी। लेकिन यह पता चला कि वो दूसरी तरफ कोई भी चीज नहीं ले जा सकता। गेट ने कुछ भी नहीं जाने दिया, चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो। लेकिन इस दुनिया की जिंदगी इतनी उदास थी कि हीरो किसी और दुनिया में फंसने से भी नहीं डरता था। फैंगडू सोच भी नहीं सकता था कि उस जादुई गेट के दूसरी तरफ कैसी जगहें उसका इंतजार कर रही हैं। वो एक छोटे से गांव के घर में पहुंचा, जो बेहद सादा था। ये जगह हीरो की कल्पना से बिल्कुल अलग थी। जाहिर है फैंगडू ने कोई शानो शौकत की उम्मीद नहीं रखी थी, लेकिन इतनी गरीबी ने भी उसे हैरान कर दिया। सबसे दुखद बात यह थी कि फैंगडू को कोई स्टेटस विंडो नजर नहीं आई, जैसी गेम्स में हमेशा होती है। लेकिन फिर भी उस नौजवान को यह दुनिया पसंद आई, क्योंकि वो उसे नेक और सुकून भरी लगी। थोड़ी देर में ही फैंगडू की नजर एक चमकते कागज पर पड़ी, जो बता रहा था कि यहां क्या हो रहा है। ऐसे कागज हमेशा कॉन्ट्रैक्ट की तरह काम करते थे, और हर इंसान खुद तय करता था कि वो शर्तें मानेगा या नहीं। पता चला कि इन गेट्स से दिन या रात किसी भी वक्त गुजरा जा सकता है, हालांकि सब कुछ साथ नहीं ले जाया जा सकता। गेट की एक और सीमा यह थी कि इसे हर तरफ से सिर्फ 2 बार ही हिलाया जा सकता था। लेकिन ये सारे मौके फिर भी हमारे हीरो को अपनी तरफ खींचते थे, क्योंकि उसके पास अपनी दुनिया में खोने के लिए कुछ था ही नहीं। सबसे खुशी की बात, उसके लिए वो बैग था जिसमें दोनों दुनियाओं को जोड़ने वाली बड़ी जगह थी। इस चीज में जादुई ताकत थी, और इसमें बहुत कुछ समाया हुआ था। जाहिर है इसकी भी सीमाएं थीं, लेकिन हीरो इस बात से खुश था कि कुछ तो ले जा सकता है। सिर्फ बैग की मदद से ही चीजें ले जाई जा सकती थीं, और इसके लिए बस उन्हें छूना भर काफी था। इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक फैंगडू अपनी दुनिया से पैरेलल रियलिटी में कुछ भी ले जा सकता था, लेकिन उस दुनिया से वो सिर्फ सोना ही ला सकता था, ताकि डिमेंशंस का बैलेंस न बिगड़े। कुल मिलाकर फैंगडू के लिए सारे रूल्स फॉलो करना मुश्किल नहीं था, क्योंकि बदले में वो गेट को किसी भी वक्त यूज कर सकता था। लेकिन वो सोच भी नहीं सकता था कि उसे सपोर्ट के तौर पर ढेर सारे पैसे भी दिए जाएंगे। उस नौजवान ने अपनी जिंदगी में पहले कभी इतने पैसे हाथ में नहीं पकड़े थे, लेकिन अब वो आसानी से इस दुनिया में एक पूरा गांव खरीद सकता था। ये बिल्कुल समझ में आने वाली बात थी कि मालिक की मौत के फौरन बाद कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता था।
फेंगडू रूल्स तोड़ने की कोशिश करता तो गेट पर अपना हक खो सकता था। जाहिर है हीरो के पास मना करने का मौका था, लेकिन तब वो पोर्टल से जुड़ी हर चीज भूल जाता। लेकिन फेंगडू की जिंदगी इतनी बेरंग थी कि उसने दूसरी दुनिया का पोर्टल छोड़ने के बारे में सोचा तक नहीं। वो नौजवान उस नागवार हकीकत से भागने के लिए हर मुश्किल और आजमाइश के लिए तैयार था। इस तरह उसने गेट के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और उन चंद लोगों में शामिल हो गया जिनके पास जादुई पोर्टल था। सिद्धांत में फेंगडू उस नई दुनिया में कुछ भी बन सकता था जिसे उसने एक्सप्लोर करने के लिए चुना था। सबसे ज्यादा वो एक विजर्ड बनना चाहता था, लेकिन इसमें इतना नसीब शायद ही उसका साथ देता। बहरहाल फेंगडू पहले से ही खुश था कि वो बिना किसी भारी बोझ के नए सिरे से शुरुआत कर सकता है, और इस तरह सबसे पहले उसकी मुलाकात मैगी हम्फ्री नाम की एक अच्छी औरत से हुई। इस महिला ने सबसे पहले उस अजनबी को खाना खिलाने की कोशिश की जो अचानक उसके पास आ पहुंचा था। इससे फेंगडू को उम्मीद जगी कि इस दुनिया में उसकी जिंदगी सच में पहले से बेहतर होगी। बहरहाल मैगी का खाना देखने में लाजवाब था। हालांकि वो सादा लग रहा था, लेकिन हीरो के आगे अभी बहुत सारे एडवेंचर बाकी थे, क्योंकि उसने एक मुश्किल राह चुनी थी। पहले मौके पर ही उसने देखा कि उसका स्पेशियल बैग असल में कैसे काम करता है। पता चला कि वो नौजवान सच में कुछ सिक्के साथ ले जा सकता था जो उसकी दुनिया की करेंसी में बदल जाते थे। उस दिन इतनी ज्यादा भावनाओं की वजह से हीरो के पास और कुछ करने का वक्त नहीं बचा, क्योंकि वो थक चुका था। लेकिन अगली सुबह उसने फौरन देख लिया कि पोर्टल के अंदर उसका रंग रूप कितना निखर गया था। फेंगडू मूव के लिए अच्छी तरह तैयार था, इसलिए वो कई जरूरी चीजें साथ लेकर आया था। बस एक सवाल बाकी था कि गेट में कूदने के बाद फेंगडू कहाँ था। कल तक उसे लगा था कि वो किसी ऐसे देहाती इलाके में आ गया है जो ज्यादा अमीर नहीं है, लेकिन इस गांव के नजारे इतने खूबसूरत थे कि सांस थम जाए। उसी वक्त फेंगडू की नजर अचानक मैगी पर पड़ी, जो यहां सबको जानती थी। इसलिए ये कोई हैरानी की बात नहीं थी कि मिसेस हम्फ्री इस नए आए शख्स को लेकर सतर्क थी। हालांकि ये औरत हमेशा से मेहमान नवाजी के लिए जानी जाती थी, इसलिए उसने कोई अपवाद नहीं किया। मैगी से लागो ने थोड़ी देर पहले ही एक लजीज नाश्ता तैयार किया था जिसे वो किसी को भी खिलाने के लिए तैयार थी। इस तरह हीरो हम्फ्री के घर पहुंच गया, जिसके साथ आगे उसके और भी कई अच्छे पल आने वाले थे। उनका घर इस गांव की बाकी सब चीजों की तरह सादा था, लेकिन सब कुछ करीने से सजा हुआ था। हालांकि उसे जो खाना परोसा गया वो सादा लग रहा था, लेकिन पहले के खाने से तो बेहतर ही था। मैगी हैरानी की हद तक दोस्ताना थी। हालांकि उस अजनबी ने पैसे देने के बारे में सोचा तक नहीं था। अपने देश में फेंगडू आमतौर पर किसी भी जगह नहीं जाता था, इसलिए इस दुनिया में वो हैरान परेशान था। उसे हमेशा से अच्छा खाना बेहद पसंद था, लेकिन हाल ही में फेंगडू के पास ओनारी के लिए भी पैसे नहीं थे। तो अब वो बस एक कटोरी सूप देखकर ही सच्ची खुशी से भर उठा। जाहिर है हीरो उस औरत को अपनी खुशी नहीं बता सकता था, क्योंकि वो समझती भी नहीं। वो साधारण सूप हीरो की सारी उम्मीदों से बढ़कर था, जिसे यकीन नहीं था कि खाना इतना लजीज हो सकता है। हर इंग्रेडिएंट अकेले में कुछ खास नहीं था, लेकिन मिलकर वो जादू कर देते थे। एक जन्मजात कोरियन होने के नाते फेंगडू को अपने खाने में थोड़े मसाले की तलब जरूर थी, लेकिन गरीब देहाती लोग तरह तरह के खाने का दावा नहीं कर सकते थे। इसलिए फेंगडू को काली मिर्च के बिना ही काम चलाना पड़ा, जो इस दुनिया में बहुत महंगी थी। लेकिन अभी इतने सारे अच्छे एहसास थे कि वो नौजवान एक पल के लिए भी उदास नहीं हुआ। अपनी जिंदगी में फेंगडू को खाने से इतना प्यार था कि वो घंटों बैठकर खाने के जायकों के मेल का खूबसूरत बयान कर सकता था। इसलिए मैगी उस अजनबी की तारीफों से खुश हो गई जिसने उसके हाथ के खाने की कद्र की। फेंगडू ने तहजीब के लिए भी झूठ नहीं बोला जब उसने कहा कि मैडम मैगी का खाना उसे पसंद आया, लेकिन खुद वो औरत रेसिपी का राज बताने में शायद ही कामयाब होती, क्योंकि वो हमेशा अपने हाथ के हुनर पर भरोसा करती थी। तो फेंगडू उस लजीज सूप की तफसील जानने की कोशिश में नाकाम रहा। हालांकि इस छोटी सी बातचीत में वो उस महिला को अपना दीवाना बनाने में कामयाब रहा, जो शायद ही कभी तारीफ सुनती थी। इसीलिए उस औरत ने नौजवान को गांव की वो छोटी सी जमीन दिखाई जहां वो खाना उगाते थे। वहां देखने लायक चीजें जरूर थीं, क्योंकि गांव काफी खुशहाल था। यहाँ जानवरों और इंसानों दोनों के लिए सारी सुविधाएं थीं, इसलिए अब तक यहाँ के लोगों को ज्यादा परेशानियां नहीं थीं। फेंगडू किसी छोटे बच्चे की तरह उस ताजी हवा से खुश था जो शहर के धुएं से बिल्कुल अलग थी। उसे फौरन लाउडोरन नाम पसंद आया, जो इस जगह को पुराने जमाने से मिला था। तारीफों के बदले में मैगी ने हीरो को वो सारी चीजें दिखाईं जो उसने यूज की थीं। इस गांव की हेड कुक होने के नाते हम्फ्री ने बरसों में अलग अलग इंग्रेडिएंट्स मिलाना सीख लिया था, और अब वो फेंगडू को वो सब सिखाने के लिए तैयार थी जो उसने अपनी पूरी जिंदगी में इस्तेमाल किया था। उसने मैगी का मास्टर क्लास ध्यान से देखा, क्योंकि उसे उससे इतनी नेकी की उम्मीद नहीं थी। उसने पहले कभी नहीं सोचा था कि कैरामलाइज्ड अनियंस सूप में डाली जा सकती हैं। इतने सालों की जिंदगी में
हम्फ्री ने न सिर्फ लजीज खाना बनाना सीखा था, बल्कि लोगों से सही सौदेबाजी करना भी सीख लिया था। इसलिए वो अच्छी चीजें सस्ते में ले आती थी, जिसने उसे मशहूर बना दिया था। लेकिन सूप के लजीज होने की वजह अच्छे इंग्रेडिएंट्स नहीं थे। सारा कमाल मैडम के हुनरमंद हाथों का था। मैगी के कुकिंग ड्यूटीज चाहे कुछ भी हों, वो कभी कुछ खराब नहीं कर सकती थी। बहुत लंबे अरसे बाद फैंगडू की मुलाकात किसी ऐसे इंसान से हुई जिसने उसे 5 मिनट में खाना बनाने का जादू दिखा दिया। मैगी जो कुछ भी करती थी वो बिल्कुल आसान लगता था, लेकिन हीरो को यकीन नहीं था कि वो बिल्कुल वैसे ही नतीजे के साथ वो रेसिपी दोहरा सकेगा। हम्फ्री प्रिंसिपल के तौर पर कोई शागिर्द नहीं रखती थी, लेकिन कभी कभी वो लोगों को अपना हुनर दिखा देती थी। लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि बदले में फैंगडू अचानक उन्हें एक ऐसा मिरर पेश करेगा जैसा इस दुनिया में था ही नहीं। उस औरत ने पहले कभी इतना साफ अक्स नहीं देखा था, जिसने उसे कुछ देर के लिए बोलती बंद कर दी। जाहिर है, घमंड और आत्मसम्मान ने हम्फ्री को इतनी कीमती चीज तोहफे में लेने नहीं दी। मैडम हमेशा से लोगों की मदद करती थी और इस नियम को बदलने का उनका कोई इरादा नहीं था। इसलिए उन्होंने उस नौजवान को वहां से भगा दिया ताकि वो शुक्रिया अदा करने का कोई और तरीका न ढूंढे। लेकिन फैंगडू का मदाम के लिए कुछ न कुछ अच्छा करने का जज्बा सच्चा था। उस वक्त हीरो को नहीं पता था कि गांव में उसके आने के बाद से कोई उसे देख रहा था। वो एक अजीब सी शक्ल वाली नौजवान लड़की थी जो लोगों से छुपती थी। हालांकि वो गांव में रहती थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो अपना असली रूप छुपाए हुए है। उस वक्त फैंगडू ने इस मुलाकात को कोई अहमियत नहीं दी। हालांकि आगे चलकर वो एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। अभी उसके जहन में बस लाइब्रेरी के ख्याल थे, क्योंकि उसे इस दुनिया के बारे में जानकारी की सख्त जरूरत थी। फैंगडू को अच्छी तरह याद था कि गेट्स की रियलिटीज अभी तक अनजान थीं, इसलिए उसे खुद ही जवाब ढूंढने होंगे। पता चला कि गांव में वर्कर्स की दिक्कत थी, क्योंकि जो आदमी वहां का ख्याल रखता था वो पढ़ लिख भी नहीं सकता था। लेकिन हीरो के लिए, जो सारे सवालों के जवाब ढूंढना चाहता था, ऐसी मुश्किलें भी कोई रुकावट नहीं थी। उसे और भी हैरान करने वाली बात यह थी कि लाइब्रेरी में किताबों की तादाद मुश्किल से उसके घर के कलेक्शन से ज्यादा थी, और वो अनजाना आदमी ऐसा लग रहा था जैसे उसे अपने आसपास की लिटरेचर की कोई कद्र ही नहीं। लेकिन फैंगडू इस दुनिया के बारे में इतना कम जानता था कि उसे किसी बाहरी मदद की जरूरत पड़ सकती थी। इस तरह हीरो की मुलाकात हांस से हुई, जो आने वाले कई सालों तक उसका वफादार साथी बनेगा। दोनों जल्दी ही एक दूसरे से घुल मिल गए, हालांकि वो बिल्कुल अलग दुनियाओं में पैदा हुए थे। फैंगडू से हमदर्दी के बावजूद हांस को अजनबियों को किताबें देने का कोई हक नहीं था। इस हालत में फैंगडू के लिए बहस करना फायदेमंद नहीं था, इसलिए वो कुछ देर लाइब्रेरी में ही रहा। साथ ही हंस उसकी हर हरकत इतने ध्यान से देख रहा था कि वो नौजवान असहज महसूस करने लगा। हीरो को सबसे ज्यादा डर था कि ये गांव का लड़का खुशी खुशी उसकी गलती की सजा देगा। लेकिन फैंगडू को बस उस एम्पायर का नक्शा समझना था जिसमें वो अनजाने में पहुंच गया था। उसने पहले कभी इतनी पुरानी और नाजुक चीजें नहीं देखी थीं, लेकिन सबसे दुखद बात यह थी कि नक्शे पर बस इस दुनिया की बुनियादी रूपरेखा ही थी, इसलिए कि उस वक्त अलग अलग एम्पायर्स के बीच जमीन और ताकत के लिए कई जंगें चल रही थीं। फैंगडू बस यही उम्मीद कर सकता था कि कोई इस दुनिया में उसे दोबारा लड़ाई में न बुला ले। हीरो किस्मत वाला था, क्योंकि जिस गांव में वो पहुंचा था वहां जंग का कोई नामो निशान नहीं था। पूरा मामला ये था कि आसपास का इलाका विजर्ड्स ने मजबूती से घेर रखा था, क्योंकि वो भी लड़ाई नहीं चाहते थे। फैंगडू खुश था कि उसे इलाके की हिफाजत के लिए आर्मी में नहीं जाना पड़ेगा। हालांकि वो हंस से उम्र में बड़ा था, लेकिन इस लड़के के कंधों पर गांव का ढेर सारा काम था, इसीलिए वो गांव वाला भी नहीं लड़ना चाहता था। हालांकि वो अपनी प्यारी मातृभूमि की रक्षा के लिए खड़े होने को तैयार था। अब लाइब्रेरियन को एक नया दोस्त मिल गया था और वो सबका मुस्कुराहट के साथ स्वागत करता था। हीरो ने कई साल बंद कमरे में गुजारे थे, इसलिए किसी इंसान की दोस्ती से उसका दिल खुशी से भर गया। लेकिन उस पल फैंगडू एक सच्चे खाने के शौकीन की तरह सिर्फ अपने नए दोस्त के खाने में दिलचस्पी रखता था। वो छोटे छोटे ब्रेड के टुकड़ों की बात थी जिन पर मीठी रास्पबेरीज खूब छिड़की हुई थीं। जहां हंस इस लजीज चीज से खुश था, वहीं फैंगडू को इन जायकों का मेल संदिग्ध लगा। लेकिन इतने दोस्ताना और प्यारे इंसान को नेकी के मामले में कौन मना कर सकता था। इसलिए फैंगडू को खुद सीखना पड़ा कि रास्पबेरी ब्रेड कुलिनरी एक्सेलेंस की छोटी नहीं थी। खुशकिस्मती से हीरो की तेज सोच ने उसे जल्दी ही बात किसी और तरफ मोड़ने में मदद की। अब तक नक्शे से कोई जानकारी नहीं मिली थी, लेकिन हंस आसपास के इलाकों को अच्छी तरह जानता था। हालांकि वो नौजवान खुद कभी कहीं गया नहीं था, इसलिए उसे दूसरों से सुनी सुनाई बातों से ही जगहें याद थीं। लेकिन ये जानकारी भी नक्शे जैसी तस्वीर से बेहतर थी। इस बार दोस्त की बातचीत बाहर से आती हलचल से टूट गई, जो मर्चेंट्स की वजह से थी। फैंगडू को हैरानी हुई
कि गांव सभी नए आने वालों के साथ कितना अच्छा बर्ताव करता था। जैसे ही हंस ने मर्चेंट्स के बारे में सुना, वो ऐसे उछल पड़ा जैसे कोई जरूरी चीज छूट जाएगी। बाकी लोग भी उसके पीछे हो लिए क्योंकि सब अपने लिए कुछ नया खरीदना चाहते थे। आम हलचल का फायदा उठाकर फैंगडू बिना किसी की नजर में आए अपनी दुनिया में वापस जा सका। उसके सामने एक असली पहेली थी कि साथ ले क्या जाए। उस दुनिया में हीरो के पास बहुत सी चीजों की कमी थी, लेकिन स्पेशल बैग की सीमाएं थीं। इसलिए इस बार फैंगडू सिर्फ पैसे लेकर आया जो फिर से जरूरी सिक्कों में बदल गए। आने जाने की आदत अब भी पूरी तरह नहीं पड़ी थी, इसीलिए वो हर चीज से हैरान होता था। लेकिन अपनी उलझन के बावजूद वो ट्रेडर्स के गांव छोड़ने से पहले वापस पहुंचने में कामयाब रहा। टैवर्न में खुशनुमा माहौल था क्योंकि बहुत से लोग नए आने वालों की लाई हुई वैरायटी से खुश थे। फैंगडू के लिए यह दिखावा करना मुश्किल था कि वो पहले से इस दुनिया का हिस्सा है, क्योंकि उसे ज्यादा पता नहीं था। लेकिन एक्सपेरिमेंट्स की उत्सुकता डर पर हावी हो गई, क्योंकि फैंगडू के पास बहुत कुछ आजमाना था और उसने अपनी पसंदीदा बियर से शुरुआत की जिसे वो अपनी दुनिया में हमेशा पसंद करता था। इस देहाती जायके ने उस लड़के के दिल में हमेशा के लिए जगह बना ली जिसने पहले कभी ऐसा नहीं चखा था। लेकिन इस बार मैगी फैंगडू के साथ नहीं थी, जिसने एक नागवार गलती कर बैठी। जोश में आकर हीरो ने कभी अपनी खरीदारी के पैसे नहीं दिए, इसीलिए उसे अब किसी तरह सब ठीक करना था। हालांकि फैंगडू की दौलत ने जल्दी ही उसकी जान बचाई, क्योंकि मैडम हम्फ्री भी पैसों के आगे नहीं टिक सकी। इस तरह हीरो को उस अनजान दुनिया की नेमतें एंजॉय करते रहने का मौका मिल गया। आखिरकार फैंगडू को इन सब घटनाओं के बाद पहली बार जिंदगी का एहसास हुआ। उसे लग रहा था कि इस दुनिया में कोई लजीज चीज नहीं होगी, और अब जाकर वो नौजवान समझा कि वो कितना गलत था। फैंगडू का अब सबसे बड़ा काम था भीड़ में घुल मिल जाना और अपना बना लेना। और हंसमुख हांस ने इसमें बहुत मदद की, क्योंकि उसने अपने नए दोस्त को लगभग सांस लेने की भी फुर्सत नहीं दी। लेकिन ऐसे में भी हीरो उस लजीज खाने के लिए वक्त निकाल ही लेता था जो मैगी बनाती थी। इस दुनिया में अपने कम वक्त में वो याद कर चुका था कि मादाम ओम्ब्रे का खाना बेमिसाल है। इसलिए इस बार उसका ध्यान हर तरफ मौजूद हंस ने भी नहीं भटकाया, जो अपने दोस्त का ध्यान खींचने की पूरी कोशिश कर रहा था। फैंगडू को पूरी जिंदगी खाने से प्यार रहा था, हालांकि उसके पास हमेशा खाना बनाने का वक्त नहीं होता था। इस खाने के जायके ने हीरो को फौरन यादों में पहुंचा दिया, क्योंकि उसे घर की याद आ गई। बचपन में उसकी माँ अक्सर कुछ ऐसा ही बनाकर बेटे को खुश करती थीं, क्योंकि उन्हें भी खाना बनाने का जुनून था। माँ का यही स्वभाव वजह बना कि फैंगडू रेसिपीज में इतनी दिलचस्पी लेने लगा। बचपन से उसने देखा था कि उसकी माँ खाना बनाने के हर लम्हे में कितने प्यार और लगन से जुटी रहती थी। वो औरत हमेशा दूसरों को खाना खिलाना पसंद करती थी, क्योंकि उनके लिए साथ में खाने से हर खाने का जायका और बढ़ जाता था। और आखिरकार हीरो को ऐसे दोस्त मिले जिनके साथ वो साझा खाने की सारी खुशियां बांट सकता था। हांस का कोई इरादा नहीं था कि वो फैंगडू को अकेला छोड़े जब तक वो उसके साथ घूमने न निकले। और आखिरकार फैंगडू ने अपने दोस्त की बात मान ली, क्योंकि उस लम्हे उनकी चाहत एक जैसी थी। मर्चेंट्स ने बहुत अच्छा काम किया था, क्योंकि वो ढेर सारी दिलचस्प चीजें लेकर आए थे। लेकिन फैंगडू अपनी पसंद में चुनिंदा रहा, क्योंकि उसकी दुनिया में बहुत सी चीजें बेहतर थीं। उसने देखा कि बहुत सी औरतें मिरर्स में दिलचस्पी ले रही थीं, जो इस दुनिया में साफ कमी थी। हीरो आसानी से अमीर हो सकता था अगर वो इस दुनिया में बस 2-4 मिरर्स ले आता, लेकिन फैंगडू बस चुपचाप देखता रहा जब मैगी सेलर से मोलभाव कर रही थी। कुछ देर बाद ही फैंगडू की नजर उस आदमी पर पड़ी जो बाकियों से दूर बैठा था। इस आदमी ने फौरन उस नौजवान की दिलचस्पी खींची, क्योंकि वो अकेला था जो तरह तरह के स्पाइसेस बेच रहा था। हीरो को बखूबी पता था कि खाने में कुछ लजीज बनाने के लिए हर इंग्रेडिएंट को सही तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाए, लेकिन स्पाइसेस की कीमत इतनी ज्यादा थी कि शायद ही कोई उन्हें खरीद पाता। इस सब ने फैंगडू के जहन में एक आइडिया जगाया कि वो इस दुनिया में अपना कारोबार खोल सकता है। किसने सोचा था कि फैंगडू इतनी जल्दी ऐसी सोने की खान तक पहुंच जाएगा जो उसे ढेर सारे पैसे देगी। बस उस नौजवान को करना यह था कि अपनी दुनिया से जरूरी स्पाइसेस यहां कुछ बार लाए, बस बेचने का तरीका तय हो जाए और फैंगडू की दौलत कई गुना बढ़ जाएगी। हीरो बहुत समय से वो नौकरी छोड़ने का सपना देख रहा था, जो सिर्फ मुसीबतें लाती थी। पहले दिक्कत यह थी कि पैसे कमाने का फैंगडू के पास कोई और जरिया नहीं था, लेकिन अब उस लड़के को भविष्य बिल्कुल अलग नजर आने लगा, जिसने इस दुनिया के मौके खोज लिए थे। इसीलिए फैंगडू ने मौके का फायदा उठाते हुए स्पाइसेस दूसरे मर्चेंट्स को बेचकर मुनाफा कमाया। उस आदमी को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये इंग्रेडिएंट्स कहीं और सस्ते मिल सकते हैं, लेकिन उसके पास उस नौजवान पर भरोसा न करने की कोई वजह नहीं थी, जो अपनी बातों में इतना यकीन रखता था। मैजिक से सामान ले जाने में हीरो को बहुत कम मेहनत लगनी थी, इसीलिए उसने मर्चेंट को जल्दी ही यकीन दिला दिया कि उसके साथ काम करना फायदेमंद है।
किसने सोचा था कि सबसे अनजाने मर्चेंट्स को भी सामान की कमी रहती है। पूरी बात यह थी कि एरिस्टोक्रेट्स हमेशा ज्यादातर स्पाइसेस खरीद लेते थे क्योंकि वो इसका खर्च उठा सकते थे। इसीलिए कॉलिन मगवाल, यही नाम था उस मर्चेंट का, गांव में लगभग बिना बिक्री के रह जाता था। और अब उसे उस अनजान लड़के में उम्मीद की एक किरण नजर आई, क्योंकि उसे हमेशा पैसों की जरूरत थी। हीरो की अगली दिलचस्प मुलाकात लगभग उतनी ही जल्दी खत्म होने वाली थी जितनी जल्दी शुरू हुई थी। फांगडू ने खुद को उसी उम्र के एक लड़के से बात करने की इजाजत दी और वो बच्चा बड़ा बनने की कोशिश कर रहा था। उसका नाम मीनो स्ट्राइव था और वो अपने माँ बाप के कारोबार में मदद करने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। इसी लड़के ने सबसे पहले हीरो पर झूठ बोलने का शक किया, हालांकि उसके पास कोई सबूत नहीं था। मीनो को इस बात पर बहुत फक्र था कि उसने ढेर सारी किताबें पढ़ी हैं, लेकिन उसने कभी किसी किताब में कोरियन एम्पायर का नाम नहीं सुना था। सिर्फ फांगडू ही इस हालत से इतनी खूबसूरती से निकल सकता था कि स्ट्राइव अपने शक को भूल गया। वो लड़का लाजवाब होकर बस अपनी खानदानी शान का बखान कर सका क्योंकि वो अमीर था। इस उम्र तक उसने इतनी किताबें पढ़ी थीं, तो इसकी वजह यह थी कि उसके माँ बाप उसे खरीद देते थे। इस दुनिया में किताबों के एडिशन इतने महंगे थे कि उनकी कीमत में एक घर खरीदा जा सकता था। फेंगडू ने फौरन भांप लिया कि सामने वाला शख्स अहम है, इसीलिए उसने उसे मिरर पेश किया। एक हुनरमंद मर्चेंट के बेटे होने के नाते मीनो ने उस मिरर की जल्दी ही कद्र की, जो बिना मैजिक के बेहतरीन तरीके से बना था। स्ट्राइव के जहन में कभी नहीं आया था कि विजर्ड्स के अलावा कोई और भी ऐसी चीजें बना सकता है। अगर चीजों पर मैजिशियंस की मोहर ना हो तो उन्हें ऑफिशियल मार्केट में नहीं बेचा जा सकता था। लड़के के चेहरे से साफ था कि वो मिरर छोड़ना नहीं चाहता, भले ही वो अंडरग्राउंड बना हो। उस बच्चे को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उसका नया जान पहचान वाला उसे अचानक इतनी अच्छी चीज दे देगा। अपनी छोटी सी जिंदगी में वो लड़का अच्छी तरह जानता था कि इस दुनिया में कुछ भी बिना वजह नहीं होता। इसीलिए उसने हीरो को जानकारी देकर बदला चुकाने में खुशी महसूस की, क्योंकि वो पास के शहरों को अच्छी तरह जानता था। लेकिन मीनो खुद शहर जाने के बारे में नहीं सोचता था, क्योंकि गांव के लोग बहुत ज्यादा नेक थे। जाहिर है इस जगह न छोड़ने की एक और वजह भी थी, और वो था खाना। बहुत से गांव वालों की तरह स्ट्राइव भी मदाम मैगी के बेहद लजीज खाने का दीवाना हो चुका था। इसके अलावा शहर रहने के लिए अच्छी जगहें जरूर थी, लेकिन उनमें बड़ी कमियां भी थीं। मर्चेंट्स के बेटे को अच्छी तरह पता था कि शहरों में कोई भी घर बेवजह महंगा होता है। ये पूरा सिस्टम हीरो को उसकी अपनी दुनिया की याद दिलाता था, जहां सिटी सेंटर में अपार्टमेंट्स भी बहुत महंगे थे। तो नतीजा ये निकला कि शहर में एक घर या पूरे गांव में से किसी एक को चुनना पड़ता था। जाने से पहले मीनो को याद आया कि उसके पास अपने नए जान पहचान वाले के लिए एक अच्छा आइडिया है। इसीलिए लड़के ने फैंगडू को एक बिजनेस कार्ड दी, जिस पर गांव में उनके माँ बाप की दुकान का पता था। स्ट्राइव अभी भी एक और वर्कर ढूंढने की कोशिश में था, क्योंकि यहां हमेशा लोगों की कमी रहती थी। इस दुनिया में फैंगडू के सामने इतने सारे मौके खुल गए थे कि वो समझ नहीं पाता था कि क्या चुने। उसने जल्दी ही मीनो का भरोसा जीत लिया और वो उसके सारे मिरर्स बेचने को तैयार था। वो लड़का अंडरग्राउंड ऑक्शन से वाकिफ था और उन्हें ऐसा सामान पेश कर सकता था। लेकिन पहले फैंगडू को अपनी दुनिया में वापस जाना था, ताकि गेट पर बेचने के लिए सामान खरीद सके। उन चंद दिनों में जो उसने दूसरी दुनिया में गुजारे थे, वो नौजवान अपने खाने को मिस कर चुका था। कोरियन मिठाइयां हमेशा से अपने जायके के लिए मशहूर रही हैं, लेकिन गांव वालों के पास ऐसा कुछ नहीं था। आखिरकार फैंगडू दोबारा जिंदगी एंजॉय कर सकता था, क्योंकि उसके माँ बाप की मौत का दर्द पीछे छूट गया था। फांगडू की आंखों में ढेर सारी ख्वाहिशों की चमक थी जब उसने अपनी जिंदगी बेहतर बनाने का फैसला किया। बस उसे ऑनलाइन कुछ बटन्स दबाने थे और सामान उसके दरवाजे पर आ जाता। जिस चीज ने उसे सबसे ज्यादा हैरान किया वो थी काली मिर्च का कारोबार, जो उसके लिए कितना फायदेमंद था। उस दुनिया में इस स्पाइस की बहुत कद्र थी और यह हमेशा कम पड़ती थी, लेकिन यहां यह एक आम चीज थी। इसलिए उसके जहन में हीरो पहले से ही उस रकम का हिसाब लगा रहा था जो वो आखिर में कमा सकता था। इसमें कोई हैरानी नहीं थी कि नौकरी छोड़ने के ख्याल आए जब उसने अपने चिड़चिड़े बॉस को देखा। फैंगडू चाहे कुछ भी करता, मैनेजर हमेशा किसी न किसी चीज से नाखुश रहता था। ये सब पहले हीरो को कई सालों की लंबी और नागवार डिप्रेशन में धकेल देता, लेकिन अब बॉस का उस फैंगडू की मानसिकता पर कोई असर नहीं था, जो अब समझदार हो चुका था। पूरी बातचीत के दौरान वो नौजवान बस यही सोच रहा था कि वो दूसरी दुनिया में पैसे कमाना कितना चाहता है। यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के दौरान आसपास के सभी लोग फैंगडू की कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग में काबिलियत को मानते थे, लेकिन वो बेवकूफ बॉस लगातार एम्प्लॉई को नीचा दिखाता रहता था, क्योंकि उसे उसकी स्किल्स में कुछ भी अच्छा नजर नहीं आता था। बहुत समय से फैंगडू चुपचाप ये सब सहता रहा था, लेकिन अब उसके चुप रहने का कोई फायदा नहीं था। इस ढीठ इंसान को बदलना नामुमकिन था, इसलिए उसने कोशिश करने का भी इरादा नहीं किया। इसकी बजाय फैंगडू ने पक्का फैसला कर लिया
कि वो जल्द ही उस कंपनी को छोड़ देगा जिससे वो तंग आ चुका था। लेकिन हीरो को ऑफिस छोड़ने की फुर्सत नहीं मिली जब बॉस ने अचानक उसके मरहूम माँ बाप की बात छेड़ दी। वो इंसान अपने वर्कर के दर्द को नहीं समझता था, इसलिए उसके अंदरूनी डर को हथियार बनाकर उसे काबू करता था। इन सब बातों का नतीजा ये हुआ कि सचमुच 1 मिनट बाद फैंग डू बिल्डिंग के ओनर के ऑफिस में बैठा था। अब उस नौजवान को जरा भी शक नहीं था कि कंपनी छोड़ने का उसका फैसला सही था। डायरेक्टर ने सही अंदाजा लगाया कि एक अच्छे एम्प्लॉई का इतनी जल्दबाजी बिच्ची में जाना किस वजह से हुआ। फंगडू अपने माँ बाप की बातें सुन नहीं सकता था, जो अभी भी उसे दुखी करती थीं। डायरेक्टर चाहे कितनी भी सुविधाएं पेश करती, वो लड़का इतनी तकलीफ के लिए अब और नहीं झुकने वाला था। अब तक बॉस को उस मैनेजर की जरूरत थी क्योंकि वो काम अच्छा करता था, इसीलिए उसके पास फैंग डू को जाने देने के सिवा कोई चारा नहीं था। हीरो को लगा कि डायरेक्टर उसके जज्बात समझती है, क्योंकि उसने भी एक बार नुकसान का सामना किया था। उसके अपने रिश्तेदार भी एक हादसे में चल बसे थे, लेकिन वो मालिक जल्दी खुद को संभालने में कामयाब रही। जाहिर है डायरेक्टर को उम्मीद थी कि फैंग डू फिर भी उनकी कंपनी में वापस आएगा, क्योंकि कंडीशंस अच्छी थीं। अगर उसे पता होता कि उस लड़के ने पैसे कमाने का क्या रास्ता ढूंढा है, तो वो उसे जाने न देती। और अब फैंग डू जो चाहे कर सकता था, क्योंकि उसके सामने एक पूरी पैरेलल वर्ल्ड खुली हुई थी। फैंग डू ने कंपनी में कोई दोस्त नहीं बनाया था, इसलिए उसे यह जगह छोड़ने का जरा भी दुख नहीं हुआ। हीरो के सामने इतने सारे मौके खुल गए थे कि उसे अपनी पुरानी जिंदगी याद करने की भी फुर्सत नहीं थी। फैंग डू ने अभी अभी उस दुनिया में ढेर सारा सामान पहुंचाने का एक अच्छा प्लान सोचा था। बस उसे स्पाइसेस अच्छी कीमत पर बेचने थे और वो बहुत अमीर हो जाएगा। ऐसे जादुई पोर्टल के साथ उस नौजवान को अपनी दुनिया में किसी काम की जरूरत नहीं थी। उसे इस बात की आदत हो गई थी कि वो खुद पर कपड़े भी नहीं ले जा सकता और सिर्फ उसका बैग ही चीजें टेलीपोर्ट करता था। लेकिन इस जादुई चीज में इतने सारे स्पाइसेस थे कि फैंग डू को यकीन था कि वो अमीर हो जाएगा। इससे पहले हीरो ने कभी इतना जिंदगी से भरपूर और एनर्जेटिक महसूस नहीं किया था। वो साधारण घर फैंग डू के लिए एक सुखद और गर्म ठिकाने में बदल गया था, जहां वो हमेशा वापस आना चाहता था। इसके अलावा अब उसके पास बेड के नीचे एक खुफिया जगह भी थी, जहां वो सबसे महंगा सामान छुपाता था। इस बार फैंग डू खाली हाथ नहीं लौटा, क्योंकि वो देखभाल करने वाली मैडम मैगी के लिए कुछ लेकर आया था। उस दिन औरत के पास थोड़ा कम काम था, इसलिए वो आराम कर सकती थी, लेकिन फैंग डू जो इंग्रेडिएंट्स फेस मास्क बनाने के लिए लाया था, वो उसे पसंद नहीं आए। देहाती दुनिया में चेहरे पर खाना लगाने का रिवाज नहीं था, लेकिन हम्फ्री फिर भी मनाने पर राजी हो गई। फैंग डू की सलाह चाहे उस औरत को कितनी भी अजीब लगी हो, किसी वजह से उसे उसकी बातों पर भरोसा था। इस तरह वो दिन खुशी से गुजरा, जिसमें हीरो ने सिर्फ आराम करने और ताकत इकट्ठा करने का प्लान बनाया था। उसे उन लोगों के साथ बात करना बेहद अच्छा लगा जो उसकी सलाह के बदले में उसकी परवाह करते थे। नतीजा ये हुआ कि दिन के आखिर तक हीरो खुद से बिल्कुल संतुष्ट था, क्योंकि वो अच्छी तरह थक चुका था। उसे अभी भी असहजता होती थी कि अपनी दुनिया में वो पड़ोसियों से खुलकर बात नहीं कर पाता था, और इस दुनिया में हर इंसान फैंग डू के सलाम का जवाब देता था, जिससे वो लड़का लगातार मुस्कुराता रहता था। नतीजा ये हुआ कि फैंग डू को आराम करने का भी वक्त नहीं मिला, क्योंकि किसी न किसी को उसकी जरूरत रहती थी। इस बार हीरो को हांस ने परेशान किया, जो अपने दोस्त को बहुत मिस कर चुका था, क्योंकि काफी वक्त से वो मिले नहीं थे। बेचारे के पास इतना काम था कि उसे जरूरी फसलें काटने में मदद चाहिए थी। इनसे बाद में बियर भी बनती थी, तो फैंग डू का भी इसमें निजी फायदा था। लेकिन फैंग डू अभी तक नहीं जानता था कि हांस की तरह प्रोफेशनली घर के काम कैसे करे। ऐसा लगता था कि कोई एक भी काम नहीं था जो ये लंबा लड़का नहीं कर सकता था। तभी हीरो को उस गोरी लड़की की याद आई जिसे उसने अपनी खिड़की से देखा था, और उसने दोस्त से उसके बारे में पूछा। लेकिन पता चला कि हांस ने गांव में पहले कभी किसी को इतने गोरे बालों के साथ नहीं देखा था। वो आसपास रहने वाली सभी लड़कियों को अच्छी तरह जानता था, लेकिन ऐसी शक्ल सूरत वाला कोई उसे याद नहीं था। इस बात ने हीरो को बहुत उलझा दिया, क्योंकि उसे अलग नतीजे की उम्मीद थी। वो नौजवान पूरी तरह यकीन रखता था कि उसने जो देखा वो सच था, लेकिन किसी वजह से हांस इस बार उसकी मदद नहीं कर सका। बहरहाल वो लड़का सिर्फ फैंग डू को ढूंढने नहीं आया था, क्योंकि उसे घर के काम में मदद चाहिए थी। जब तक मौका था, हांस ने अपने नए दोस्त को पूरी तरह थका देने का प्लान बनाया था। गांव में हमेशा कुछ न कुछ काम रहता था, खासकर जब उसकी बेहतरी की बात आती थी। हंस ने एक मुश्किल काम उठाया था, क्योंकि उसे सारी परेशानियां अकेले सुलझानी थीं। हीरो पहले ही मीनों से सुन चुका था कि गांव में काम करने वाले लोगों की हमेशा कमी रहती है। फैंग डू के लिए ऐसी बात अपनी दुनिया के काम में सोचना भी मुश्किल था। हालांकि उसे ये दुनिया इतनी पसंद थी कि वो अपने नए दोस्त की मदद करने में कोई बुराई नहीं देखता था। इस तरह वो हॉप प्लांट्स इकट्ठा करने में लग गया, जिनसे बाद में हॉप्स बनाए जाने थे। फैंग डू ने जल्दी ही समझ लिया कि उसे क्या करना है। हालांकि उसने पहले कभी ऐसा काम नहीं किया था,
लेकिन वो इन जड़ी बूटियों को इकट्ठा करने में खुशी खुशी मदद करने को तैयार था, क्योंकि उसे किशोरावस्था से ही शराब का शौक था। उनकी टीम वर्क की बदौलत दोनों दोस्तों ने बस कुछ ही घंटों में काम पूरा कर लिया। हंस को काम से पहले कभी इतनी खुशी नहीं मिली थी जितनी तब जब फांगडू उसकी मदद कर रहा था। चूंकि गांव वाले ने बाकी सारी जिम्मेदारियां खुद उठा ली, इसलिए हीरो को आराम करने का वक्त मिल गया। तो फांगडू ने सबसे पहले अपने घर की तरफ दौड़ लगाई, क्योंकि वहीं एकमात्र जगह थी जहां गर्म पानी था। वो लड़का हर बार गेट के जरिए उस दुनिया में जाने पर सिविलाइजेशन की सुविधाओं को मिस करता था। वो बहुत कुछ देने को तैयार था ताकि दूसरी दुनिया में भी वैसे ही एहसास हो सके। अभी के लिए फैंगडू हर बार वापस आकर ही गर्माहट महसूस कर सकता था, लेकिन इन सब बातों ने उस नौजवान को अनजान दुनिया की सैर जारी रखने से नहीं रोका। इस बार उसने प्लान बनाया कि साथ कुछ लजीज चीजें ले जाएगा ताकि दूसरों के साथ शेयर कर सके। फंगडू को सिर्फ अपने लिए खाना बनाना पसंद नहीं था, इसलिए वो हर बार कॉम्प्लेक्स डिशेज ऑर्डर करना पसंद करता था। अपनी दुनिया में डिलीवरी इतनी अच्छी तरह डेवलप्ड थी कि कुरियर जल्दी ही पहुंच जाता था। लेकिन फैंगडू को यह सोचने का मौका ही नहीं मिला कि मैजिक और एडवेंचर की दुनिया में आगे क्या करेगा। वो किस्मत वाला था और स्पेशल बैग में उसके ऑर्डर किए सारे खाने एक साथ आ गए। इसका मतलब था कि अब हीरो के सामने ये डिशेज सबको दिखाने से कोई नहीं रोक सकता था। उसे बहुत सारी लजीज रेसिपीज पता थीं और उसने प्लान बनाया कि अपने खाना बनाने के हुनर से उस दुनिया को जीत लेगा। लेकिन इस खाने में परेशानियां हीरो की सोच से कहीं जल्दी शुरू हो गईं। उस दुनिया में किसी भी तरह का कंटेनर नहीं था और उनके बिना खाना जल्दी खराब हो जाता। एकमात्र रास्ता था वापस जाना, ताकि जरूरी सब कुछ साथ लाया जा सके। लेकिन इससे वो असली मसला हल नहीं होता कि वो दोस्तों को शक जगाए बिना खाना खिलाए। वो सबसे मुनासिब बर्तन वक्त पर ढूंढ पाया। तभी हंस बिना दस्तक दिए आ गया। नतीजा ये हुआ कि दोस्त ने फैंगडू को काफी असहज हालत में पाया, क्योंकि उसे वक्त पर कपड़े पहनने का ख्याल नहीं आया था। दोनों लड़कों ने जो शर्मिंदगी उस लम्हे महसूस की, वो बयान से बाहर थी। हालांकि हीरो का मानना था कि उसे नंगे घूमने का हक है, लेकिन वो कुछ मिनट बाद भी यह बात दोस्त को नहीं समझा सका। पता चला कि हांस सिर्फ फांगडू को उसकी अधूरी जिम्मेदारियां याद दिलाने आया था। जब फैंगडू अपनी दुनिया में आराम कर रहा था, तो गांव के लड़के को उसका काम भी करना पड़ा। अपनी भूलक्कड़ी की वजह से फैंगडू बिल्कुल भूल गया था कि अब वो भी इस प्यारे गांव का हिस्सा है। लेकिन हीरो ने प्लान बनाया कि हांस की हर चीज में मदद करेगा, ताकि साबित कर सके कि वो एक अच्छा इंसान है। फांगडू को अंदाजा नहीं था कि उस लड़के की नजर में वो बहुत पहले से दोस्त बन चुका था, क्योंकि वो उसके साथ खाना शेयर करने को तैयार था। जैसे ही हांस ने रात के खाने की बात की, फांगडू को वो डिशेस याद आईं जो वो अपने घर में छोड़ आया था। अब हांस की बारी थी हैरान होने की, जब फैंगडू ने बताया कि उसने भी उनके लिए कुछ तैयार किया है। इससे पहले हीरो ने कभी किसी को नहीं बताया था कि वो असल में खुद भी कोई भी डिश बनाना पसंद करता है। आखिरकार फैंगडू ने जोर देकर कहा कि दोस्त वो चीज ट्राई करें जो उसने अपनी दुनिया में ऑर्डर की थी। गांव के किसी भी इंसान ने ऐसी चीज नहीं देखी थी, इसलिए इसमें कोई हैरानी नहीं थी कि वो खुश नहीं थे। सिर्फ हीरो उत्साह में था, क्योंकि वो जानता था कि इंग्रेडिएंट्स की वजह से ये सूप कितना लजीज है। इसमें फ्राइड चिकन और सब्जियां डाली गई थीं, जो इस मेल को एक खास टच देती थीं। हालांकि मैगी किसी भी नई चीज को लेकर शक में रहती थी, इस बार उसकी खुशबू ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। तो उस औरत के पीछे पीछे सबने वो चीज ट्राई करने का फैसला किया जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। हम्फ्री ने दूसरों के लिए मिसाल कायम की, क्योंकि वो सबसे पहले हिम्मत और दिलेरी दिखाने वाली थी। लेकिन किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि ये डिश उनके टेस्ट बड्स को इतनी जोरदार तरीके से हिट करेगी। सिर्फ फैंगडू ही दोस्त के रिएक्शन से नहीं समझ पाया कि वो उस लम्हे दरअसल क्या महसूस कर रहे थे। हंस तो सबसे ज्यादा बदल गया। इस बेमिसाल जायके ने उसकी पूरी दुनिया पलट दी। यहां तक कि बूढ़े विलेज एल्डर ने भी कभी नहीं सोचा था कि वो कभी इतना एंजॉय कर पाएगा। लेकिन अब उसे पूरा यकीन था कि ये सूप खाने के बाद वो लगभग जन्नत में है। सिर्फ मैगी शक में रही, क्योंकि उसके पास ऐसा दोबारा बनाने का कोई तरीका नहीं था। मडाम हमेशा सिर्फ सबसे सस्ते स्पाइसेस इस्तेमाल करती थीं, लेकिन उनके खाने फिर भी लजीज निकलते थे। हम्फ्री के अलावा बाकी सबने अपनी खुशी नहीं छुपाई और अपने नए दोस्त के एक्सपेरिमेंट को पसंद किया। एक बार स्नैक खत्म होने के बाद फैंगडू के पास स्पाइस का कारोबार सेट करने का वक्त आ गया। अभी भी इतना कुछ बाकी था कि वो लड़का समझ नहीं पा रहा था कहां से शुरू करे। तभी एक खूबसूरत लड़की का घोड़े पर अचानक आना हीरो को उसके भारे और उलझे हुए ख्यालों से खींच ले गया। ये लड़की अक्सर दूसरों का ध्यान खींचती थी, इसलिए फैंगडू भी इसका अपवाद नहीं था। लेकिन फैंगडू इस बात से कहीं ज्यादा हैरान था कि उस अनजान लड़की के साथ बहुत सारे ताकतवर गार्ड्स थे, इसीलिए जेस मेडिट इतनी लापरवाह और बेफिक्र रह सकती थी। जैसे ही हीरो की नजर उस हसीना से मिली,
उसका दिल तेजी से और बेचैनी से धड़कने लगा। हैरानी की बात यह थी कि जेस खुद उस नौजवान की तरफ मुड़ी जैसे वो बचपन से एक दूसरे को जानते हों। फैंग डू के जहन में कभी नहीं आया था कि ऐसी लड़की अचानक उस पर ध्यान देगी। उसका पूरा बदन एक ऐसी मुलाकात की उम्मीद में कांप रहा था जो बहुत रोमांटिक और सुखद होने का वादा कर रही थी। जेस की आंखों में इतनी जबरदस्त खुशी चमक रही थी कि किसी का भी चेहरा खिल जाए। फैंग डू को यकीन हो गया था कि एक गर्म आगोश उसका इंतजार कर रही है जब लड़की उसके पास से दौड़ती हुई गुजर गई। घटनाओं का यह मोड़ उस नौजवान को हैरान कर गया क्योंकि उसे प्यार की एक झलक मिलने की उम्मीद थी। पता चला कि इस पूरे वक्त जेस सिर्फ मैगी से मिलने आई थी जिसके खाने की वो दीवानी थी। लेकिन लड़की ने चाहे हम्फ्री को नौकरी बदलने के लिए कितनी भी बार मनाने की कोशिश की हो, मैडम नहीं मानी। वो औरत गांव की शांत जिंदगी से खुश थी, भले ही उसे अच्छी आमदनी का मौका गंवाना पड़े। मैगी खुद जानती थी कि वो एम्पायर की सबसे बेहतरीन शेफ बन सकती थी, लेकिन उसे इसकी जरूरत नहीं थी। सिर्फ फैंग डू जेस के उस इरादे से डर गया जो हम्फ्री को उसके घर अगवा करने को तैयार थी। लेकिन अभी के लिए लड़की ने खुद को मैडम के लिए अच्छे इंग्रेडिएंट्स लाने तक सीमित रखा। हर बार मेडिट बेचैनी से जलती रहती थी क्योंकि उसे अभी भी आखिरी रोस्टिंग का इंतजार करना पड़ता था। हम्फ्री के खाने में एकमात्र चीज जो उस लड़की को पसंद नहीं थी वो थी काली मिर्च, जिससे वो दूर ही रहती थी। अपने गर्म और जोशीले स्वभाव के बावजूद जेस गांव वालों की चहेती बनी रही। यहां तक कि हांस भी उस नौजवान अरिस्टोक्रेट से बहस करने की हिम्मत नहीं करता था जो किसी को भी बहस में हरा सकती थी। इस बार जेस उन अफवाहों को सुनने में कामयाब रही जो हमेशा उसकी पीठ पीछे छुपाई जाती थीं। दरअसल वो बहुत पहले से जानती थी कि सभी गांव वाले उसे कितना जंगली बताते हैं। लेकिन मेडिट को ये डरावना इमेज पसंद था क्योंकि इससे उसे एरिस्टोक्रेट्स के तौर तरीकों से बचने का मौका मिलता था। अभी अभी उस लड़की की नजर हीरो पर पड़ी क्योंकि पहले वो दूसरी बातों में बहुत व्यस्त थी। फैंग डू ने आत्मविश्वास के साथ झूठ बोला कि वो एक दूसरी एम्पायर के दूर दराज इलाके से आया एक मुसाफिर है। लेकिन गार्ड ने जेस को ज्यादा जानकारी नहीं लेने दी क्योंकि वो पहले से भागने के बारे में सोच रही थी। इसलिए नाइट ने वो हर बातचीत बीच में काट दी जो थोड़ी भी मेडिटलैंड्स की याद दिलाती थी। वो एरिस्टोक्रेट चाहे जितना नाराज हो जाए, लेकिन बॉडीगार्ड के पास उसके बाप के साफ इंस्ट्रक्शंस थे। नतीजा ये हुआ कि फैंग डू उस लड़की का एक अजीब सा इंप्रेशन लेकर रह गया जिसने बस कुछ ही मिनट में इतना हंगामा मचा दिया था। हीरो के लिए सबसे हैरानी की बात यह थी कि हांस भी उस पागल एरिस्टोक्रेट के साथ अच्छा बर्ताव करता था। हालांकि ये लड़का हमेशा से शांति पसंद था, लेकिन किसी वजह से वो हंसमुख जेस का साथ देने से खुद को नहीं रोक पाता था। हालांकि दोनों के पास ज्यादा बात करने का वक्त नहीं था क्योंकि हांस के पहले कस्टमर्स आ गए। फैंग डू ने भी अपने लिए कुछ खाना ऑर्डर किया क्योंकि इस बार वो बिना किसी परेशानी के किसी भी डिश की कीमत चुका सकता था। लेकिन गांव के अपने रूल्स थे और जिस दिन जेस आती थी उस दिन हांस किसी से कोई पेमेंट नहीं लेता था। इसलिए फैंग डू अपने नए जान पहचान वाले को ड्रिंक भी नहीं दे सका क्योंकि किसी को कुछ भी नहीं चुकाना था। इस आदमी का नाम जोसेफ था और वो पूरी एम्पायर में सबसे मशहूर मर्चेंट्स में से एक था। उसकी स्किल्स में दुर्लभ स्पाइसेस हासिल करना भी शामिल था जिन्हें वो बिक्री के लिए रखता था। फैंग डू के अंदाजे के मुताबिक इस कारोबार में कड़ी टक्कर अभी भी थी क्योंकि जोसेफ काली मिर्च नहीं ढूंढ पा रहा था। इसीलिए वो कॉलिन मगवाल से इतना जलता था जिसने किसी तरह ये स्पाइसेस ढूंढ ली थीं। मेडिट फैमिली हमेशा लगभग सारी काली मिर्च जल्दी से खरीद लेती थी, जैसे वो हर चीज में इस्तेमाल करते हों। फैंग डू को जो बात अजीब लगी वो ये थी कि जेस को साफ तौर पर वो स्पाइस पसंद नहीं थी। निजी तौर पर उसे वो बेस्वाद खाना पसंद नहीं था जो ज्यादातर लोगों को बिना किसी चीज के मिलता था। अब तक वो लड़का जैम के साथ फ्लैट ब्रेड्स का आदी नहीं हो पाया था। हालांकि आसपास के सब लोग उनकी तारीफ करते थे। बस तहजीब की खातिर वो एक टुकड़ा ट्राई करने के लिए राजी हुआ, लेकिन जल्दी ही निराश हो गया। हीरो ने चाहे कितनी भी कोशिश की, वो इस पैरेलल वर्ल्ड के साधारण खाने का आदी नहीं हो सका। लेकिन जोसेफ काफी खुश था क्योंकि उसने पूरी जिंदगी ऐसा ही खाना खाया था। उसे बस हैरानी इस बात की थी कि जेस को काली मिर्च से सच में नफरत थी और उसने इसे कभी जलाया भी नहीं था। लेकिन उस आदमी को यह किस्सा सुनाने का मौका नहीं मिला क्योंकि मेडिट तभी पास में आ गई। अभी जाकर फैंग डू को समझ आया कि उस नौजवान एरिस्टोक्रेट के आने के दिन सारा खाना मुफ्त क्यों होता था। आखिरकार जेस टेबल पर जो खाना या पीना पसंद आए उसे लेने में कोई हिचकिचाहट नहीं करती थी। इस पूरे वक्त हीरो उस लड़की का ध्यान बचाने में कामयाब रहा जिसने अपने बर्ताव से उसे शर्मिंदा किया था। लेकिन अब फैंग डू के पास कहीं जाने की जगह नहीं थी और उसे एरिस्टोक्रेट के ढेर सारे सवालों का जवाब देना पड़ा। उस लड़की की उस नौजवान में दिलचस्पी बेवजह नहीं थी जो उनके देश के दूसरे कॉन्टिनेंट से आया था। जेस अपने लिए ज्यादा आजादी चाहती थी
लेकिन उसे यहाँ इंसाफ नहीं मिल सकता था। हर बार जब वो अपने भारे ख्यालों से दूर होती थी तो मैडम हम्फ्री के बनाए लजीज खाने की वजह से होता था। मेडिट इस पल का इतने लंबे समय से इंतजार कर रही थी कि इतने स्वादिष्ट खाने के सामने वो अब चैन से नहीं बैठ सकती थी। लेकिन उसके गार्ड ने कुछ और ही सोचा, क्योंकि उसने एम्पायर में पहले कभी ऐसी अजीब डिशेस नहीं देखी थीं। लेकिन जेस वो टाइप नहीं थी जो लोगों की बात सुने, चाहे वो उसी की भलाई के लिए क्यों ना हो रहे हों। इसकी बजाय लड़की ने सारे रूल्स तोड़कर एक टुकड़ा ट्राई किया जिसने उसे फौरन खुशी दी। वो लजीज खाने की एक बेहतरीन जानकार थी। इसके अलावा वो आखिरी डिटेल तक जायकों और डिशेस को पहचान सकती थी। इसलिए लड़की ने नई रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स में से एक भी चीज नहीं छोड़ी जो उसकी नजर में आई। फेंगडू ने पहले कभी कोई ऐसा इंसान नहीं मिला था जो किसी कॉम्पोजिशन में हर एलिमेंट इतनी सटीकता से पहचान ले। उसे वो जन्मजात टेस्ट का एहसास नहीं था, इसलिए उसे पहले बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। लेकिन अब वो भी बहुत कुछ पहचान सकता था, जिससे फेंगडू खुश था, क्योंकि उसे तरह तरह की चीजें बनाना पसंद था। फेंगडू ने इस बात की तारीफ की कि लड़की ने आज एक लजीज खाने के लिए पैसे खर्च करने में कोई कंजूसी नहीं की। हालांकि वो इंग्रेडिएंट्स के लिए मैजिशियंस को पैसे देने से नाखुश थी, लेकिन उसे कोई पछतावा नहीं था। अगर हीरो गलती से इस दुनिया में न आया होता तो वो कभी ऐसी लजीज डिशेस नहीं ट्राई कर पाता। मैगी जिस तरह अलग अलग जायकों को मिलाती थी, वो फेंगडू को असली शेफ्स के हुनर की याद दिलाता था। इसलिए इसमें कोई हैरानी नहीं कि जेस, जिसे टेस्ट का गहरा एहसास था, इस खाने की इतनी दीवानी थी। वो लड़की घंटों मैडम की डिशेस की तारीफ करते हुए उसे अपने पास आने के लिए मनाने की बेताबी भरी कोशिश कर सकती थी। सिर्फ फेंगडू ज्यादा देर टैवन में नहीं रुका, क्योंकि उसे अभी भी कारोबार सेट करना था। रास्ते में उसने देखा कि इस दुनिया का आसमान भी उसकी दुनिया के आसमान से अलग था। दिल की गहराई में हीरो एक रोमांटिक इंसान था, इसीलिए उसे कहीं ऊपर तारों और कॉमेट्स को देखना अच्छा लगता था। और इस बार फेंगडू ने मन में दुआ मांगी कि इस अनजान दुनिया में उसका सफर अच्छा गुजरे। वो लड़का बेचैनी से भरा था, क्योंकि नहीं जानता था कि जोसेफ उसके साथ काम करने की बात पर कैसा रिएक्शन करेगा। लेकिन मर्चेंट ने एक पल भी नहीं झिझका जब उसने सुना कि फेंगडू के पास उसके लिए अच्छा माल है। कुछ किलोग्राम काली मिर्च देखकर उस आदमी की लगभग जान निकल गई। वो इतना खुश था। जाहिर है मर्चेंट ने फेंगडू को फौरन बेहतरीन कंडीशंस पेश की, बस यही कि वो उसके कॉम्पिटिटर्स के पास ना जाए। जैसे ही हीरो ने वो रकम सुनी जो उसे मिलनी थी, उसका दिल खुशी से भर गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो सिर्फ काली मिर्च बेचकर बस कुछ ही मिनट में इतने पैसे कमा लेगा। अभिमान ने कभी हीरो का साथ नहीं छोड़ा, जो हमेशा से किसी तरह खुद को साबित करना चाहता था। इतनी बड़ी रकम के बावजूद फेंगडू को डरने की कोई वजह नहीं थी, क्योंकि मेडिट फैमिली के पास सब हमले करने से डरते थे। इसलिए उस रात फेंगडू इतनी मीठी और गहरी नींद सोया कि पूरी तरह तरोताजा हो गया। ताजी देहाती हवा ने उसकी सेहत पर अच्छा असर डाला, तो वो नौजवान बेहतर महसूस करने लगा। उसे जरा भी अफसोस नहीं था कि उसने कुछ हफ्ते पहले पहली बार गेट से गुजरा था। नतीजा ये हुआ कि फेंगडू के पास इतने पैसे थे कि उसे पता नहीं था कि एक दिन में खर्च करना नॉर्मल कितना होता है। बहुत लंबे अरसे बाद पहली बार फेंगडू इतनी सारी चीजें अफोर्ड कर सकता था कि जिंदगी उसे बुरी नहीं लगती थी। इसलिए उसने सबसे पहले मार्केट जाकर पता किया कि तरह तरह की दिलचस्प चीजों की कीमत क्या है। इस दुनिया में अपने थोड़े से वक्त में फेंगडू ने मर्चेंट्स के इरादे भांपते हुए सौदेबाजी अच्छी तरह सीख ली थी। लेकिन आज एक ऐसी घटना हुई जिसने सैर के दौरान उस नौजवान का ध्यान भटका दिया। उसकी अचानक उसी लड़की से मुलाकात हो गई जो उसकी पड़ोसन थी, लेकिन सबसे छुपती रहती थी। पता चला कि वो मछली ट्राई करना चाहती थी, लेकिन मर्चेंट के पास इतना दुर्लभ सामान नहीं था। हालांकि उस अनजान लड़की की चाहत इतनी तेज थी कि उसने फौरन दूसरे ऑप्शन सोचने शुरू कर दिए। निजी तौर पर फेंगडू उस खाने की कीमत देखकर हैरान था, जो जल्दी खराब हो जाता था लेकिन नदी में आसानी से मिल जाता था। साफ था कि लड़की को मछली के बारे में ज्यादा पता नहीं था, लेकिन वो फिर भी कम से कम एक टुकड़ा ट्राई करना चाहती थी। आखिरकार उसने सबसे सस्ता ऑप्शन चुना, जिसकी कीमत फिर भी लगभग एक घोड़े जितनी थी। हीरो के अंदर उस लड़की की मदद करने की इच्छा जागी, लेकिन उसे वक्त नहीं मिला, क्योंकि लेडी मेडिट ने अचानक उसे ढूंढ लिया। जेस हमेशा बेकाबू हो जाती थी जब उसके जहन में कोई पागल और मजेदार आइडिया आता था, और अब लड़की ने अचानक तय कर लिया कि उसके लिए उस नौजवान मुसाफिर के साथ सैर पर जाना बेहद जरूरी है। पता चला कि एरिस्टोक्रेट पहले से जानती थी कि फेंगडू ने हाल ही में एक मर्चेंट को काली मिर्च बेची है। आमतौर पर उस लड़की का जी सिर्फ उसकी खुशबू से मिचलाने लगता था, इसलिए स्पाइस की मौजूदगी उससे छुपी नहीं रह सकती थी। हीरो अभी तक नहीं समझ पाया था कि जेस काली मिर्च पर इतना तीखा रिएक्शन क्यों करती है, जो एक अच्छी सीजनिंग है। उसे वो ढेर सारी रेसिपीज अच्छी तरह याद थीं, जिनका जायका काली मिर्च से और निखर जाता था। निजी तौर पर
उसे अपने शहर का खाना बेहद मिसकेस होता था, जिसमें हमेशा ढेर सारे लजीज स्पाइसेस होते थे। लेकिन जैसे ही उसने काली मिर्च की तारीफ शुरू की, जेस ने उसे घूर कर देखा। हालांकि मेडिड ने वजह नहीं बताई, लेकिन काली मिर्च के किसी भी जिक्र पर उसका रवैया बेहद तीखा था। जेस खुद समझती थी कि जो चीजें उसे पसंद नहीं, उनके बारे में वो जरूरत से ज्यादा इमोशनल हो जाती है। उस लड़की को एक फौलादी किरदार बनाना पड़ा था, क्योंकि उसे फैंग डू के लिए फैमिली बिजनेस की वारिस बनना था। मिस की इस तरह की ख्वाहिशें अजीब लगती थीं, क्योंकि उसे सफर से प्यार साफ नजर आता था। बात यह थी कि जेस के माँ बाप उसे अपनी मर्जी की जिंदगी कभी जीने नहीं देते। लड़की को सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पर आता था कि उसके बाप ने उसके लिए पहले से कोई मशहूर और अमीर शौहर ढूंढना शुरू कर दिया था। वो एरिस्टोक्रेट कोई एल्फ जरूर रहा होगा, क्योंकि सिर्फ उनका ही मैजिक पर पूरा काबू होता है। इसीलिए मेडिट के पास फांग डू की उस विशाल मातृभूमि की तरफ भागने के ढेर सारे कारण थे, जहां बहुत आजादी थी। वो लड़का कई बार पछता चुका था कि उसने जेस को अपने बड़े वतन के बारे में क्यों बताया। उसे यकीन नहीं था कि वो उस लेडी को उस सफर से मना कर सकेगा जो उसे उसी मुश्किल तन्हाई का वादा करता था। अपने परिवार की मौत के बारे में फैंग डू की बातों ने मेडिट को थोड़ा शांत किया, जो जितनी जल्दी हो सके घर छोड़ना चाहती थी। उसके माँ बाप चाहे उस पर कितना भी दबाव डालें, वो फिर भी पूरे दिल से उन्हें चाहती थी। उनके प्यार और देखभाल के लिए वो दुखी सिर्फ इसलिए होती थी क्योंकि कभी कभी उसका परिवार उसे सिर्फ अपने मकसद हासिल करने का जरिया समझता था। लेकिन इन सब बातों से ये हकीकत नहीं बदलती थी कि जेस के माँ बाप अच्छे लोग थे, जिस पर उसे कोई शर्म नहीं थी। उन्होंने अपनी बेटी को मैगी को साथ लाने की इजाजत दी थी, लेकिन वो मैडम की रजामंदी नहीं ले पाई। उसे बस यही उम्मीद थी कि फैंग डू जैसा कोई आखिरकार उस औरत को नौकरी बदलने के लिए मना लेगा। जैसे ही जेस चली गई, फैंग डू ने देखा कि बुजुर्ग ने पूरे वक्त उसे ध्यान से देखा था। हीरो को गांव में रहने की इजाजत उस बूढ़े से कभी नहीं मिली थी, लेकिन इस बार भी उसे उस समझदार बुजुर्ग से बात करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि मैगी के अचानक आने से हलचल मच गई। पता चला कि हम्फ्री फैमिली इस पूरे वक्त सफर पर थी और अपने पोते के साथ लौटी थी। जाहिर है मैडम इस नई खुशी से बेहद खुश थीं, लेकिन उन्हें फिक्र थी कि पहले क्यों नहीं बताया गया। बच्चा मुश्किल हालात में पैदा होने के बावजूद हैरानी की हद तक स्वस्थ और तंदुरुस्त था। उस औरत को खुशी ने भर दिया, जो बहुत समय से परिवार बढ़ाना चाहती थी। हालांकि फैंग डू इन लोगों को नहीं जानता था, फिर भी वो मैगी के लिए खुश था, जिसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। बच्चा सच में इतना प्यारा था कि कोई भी उसे पसंद कर ले। इसलिए इसमें कोई हैरानी नहीं कि हीरो भी उस छोटे लड़के की शक्ल देखकर खुद को नहीं रोक पाया। हंस ने ठीक इसी पल अपने दोस्त को वो खबर सुनाई जो ज्यादा खुशनुमा नहीं थी। वो पहले बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाया था कि कोई अरिस्टोक्रेट उनका गांव खरीदने की सोच रहा है, और अब जब फैंग डू जज्बात से 7वें आसमान पर था, तो उसने ये खबर ज्यादा सुकून से ली। ऐसे पलों में कम ही लोग उस बच्चे से नजरें हटा पाते थे जो मासूमियत और पाकीज़गी की निशानी था। इसलिए अनिश्चित भविष्य के ख्याल उन दोस्तों को नहीं आए जो उस बच्चे को देखने में मग्न थे। थोड़ी देर बाद ही हीरो को हंस की वो बातें याद आईं जो बेचैनी और फिक्र से भरी थीं। पता चला कि उस लड़के का दोस्त से मदद मांगने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि वो गांव में हमेशा नहीं रहता था। इसकी बजाय उस नौजवान ने दोस्त के लिए कुछ तैयार किया था अगर फैंग डू जल्दी चला जाए। हालांकि किताबें बहुत महंगी थीं, फिर भी हांस ने कुछ किताबें दोस्त को तोहफे में दे दी। तो फैंग डू मिले जुले जज्बात लेकर घर लौटा, क्योंकि वो उस दुनिया में रहना जारी रखना चाहता था। उसके पास इतने सारे प्लान्स थे, लेकिन आखिरकार स्पेशल बैग में एक साथ सब कुछ नहीं आ सकता था। इसलिए हीरो को वो चीजें चुननी थीं जिन्हें वो पहले उस दुनिया में डेवलप करेगा। अचानक उसे वो पड़ोसन याद आई जो मार्केट में मछली ढूंढने की इतनी कोशिश कर रही थी। जाहिर है एक डेवलप्ड शहर में कोई अच्छी चीज खरीदने के ज्यादा मौके थे। इसीलिए फैंग डू मार्केट गया, क्योंकि दिल कह रहा था कि उस लड़की को मदद की जरूरत है। कोरिया में भी दूसरी जातियों का खाना मिलता था, इसलिए वो सैर के बाद भूखा नहीं रहता। जब से फैंग डू गांव में रहने लगा था, उसे तरह तरह के स्पाइसेस वाले कॉम्प्लेक्स खाने की तलब होने लगी थी। लेकिन इन सब बातों ने फैंग डू को नहीं रोका कि सैर की शुरुआत में उसने मछली खरीदने की सोची थी। मार्केट में सामान की विशाल वैरायटी ने उस नौजवान को खुश कर दिया, जो बहुत समय से बड़े सिलेक्शन के लिए तरस रहा था। नतीजा ये हुआ कि हीरो एक ही चीज पर फैसला नहीं कर पाया, इसलिए उसने इतनी मछलियां खरीद लीं कि वो अकेला खा नहीं सकता था। लेकिन अब फैंग डू के पास एक साथ मछली और उसके बचे हुए हिस्सों से कई तरह की डिशेस बनाने का मौका था। उसने घर के लिए जरूरी सारे सामान पहले से ऑर्डर कर दिए ताकि उसे खुद ढूंढना न पड़े। उसे हमेशा से खाना बनाना पसंद था, और अब वो अपने गांव के दोस्तों के लिए खास कोशिश कर रहा था। इसीलिए हीरो की मोटिवेशन अब अपने पीक पर थी।
और वो सच में खाना बनाने का मजा ले रहा था। फांगडू बेसब्री से अपने दोस्तों को अपना हुनर दिखाना चाहता था और नतीजे में उसने बस कुछ ही घंटों में एक सच्ची कुलिनरी मास्टरपीस तैयार कर दी। फांगडू अपने साथ वो चीजें ले गया जो गांव वाले अक्सर इस्तेमाल करते थे। हालांकि उसे यकीन था कि कोई भी उसकी डिश को मना नहीं कर पाएगा, लेकिन उसे सेफ रहना था। माँ हमेशा फैंगडू को कहती थीं कि खाना सिर्फ प्यार से नहीं, बल्कि दूसरों की पसंद को भी ध्यान में रखकर बनाना चाहिए। उन्हीं से उसने इतनी ढेर सारी रेसिपी सीखी थीं कि वो बहुत लजीज खाना बनाता था। अब तक हीरो जब भी अपनी माँ के बारे में सोचता था, जो इतनी अचानक और जल्दी चली गई थीं, तो उदास हो जाता था। हालांकि इस बार उसने अपने जज्बात को काबू में रखा, क्योंकि उसके पास कहीं ज्यादा जरूरी काम था। पड़ोसियों से मिलने का वक्त आ गया था, जिनमें से एक मेसा नाम की औरत थी और दूसरी मिस हान थी। लड़की ने पड़ोसी का स्वागत थोड़ी थकान के साथ किया, हालांकि उसकी दोस्त ने उसे मुस्कुराहट के साथ घर में बुलाया। फांगडू का दिल तेजी से धड़का जब उसने पड़ोसनों को अपने साथ मछली खाने का न्योता दिया। जैसी उसे उम्मीद थी, मासा ने कोई ऐतराज नहीं किया, क्योंकि वो बाकी गांव वालों की तरह ही नेक थी। इस तरह नौबत आई कि फैंगडू ने जल्दी ही आग जलाई ताकि ताजी और लजीज मछली तल सके। उसे ऐसे कामों में कोई दिक्कत नहीं थी। जहां दूसरे मुश्किल से कर पाते, वहां मैडम मैगी भी मछली इतनी अच्छी तरह नहीं बना पाती, जिस पर उस नौजवान को फख्र हुआ। दोनों पड़ोसने उस मुसाफिर की काबिलियत से साफ तौर पर प्रभावित थीं, जो उनके बीच कुछ ही समय पहले आया था। मछली के उस बेमिसाल और नाजुक जायके की सबसे पहले मेसा ने तारीफ की, क्योंकि वो खुद ऐसा कुछ नहीं बना जानती थी। हीरो को खुशी हुई कि उसके वतन की रेसिपीज की कद्र हुई। वो उतना ही विनम्र रहा और नतीजे के लिए खुद की तारीफ नहीं की। हालांकि उसे डिश पसंद आई, लेकिन फैंगडू को भी खुद से कोई शिकायत नहीं थी। हालांकि वो हमेशा अपना सबसे बड़ा आलोचक रहा था, लेकिन सब कुछ वैसा अच्छा और आसान नहीं था जैसा पहली नजर में लगता था। उसे हान की तरफ से एक अजीब सी ठंडक महसूस होती थी, जो हड्डियों तक उतर जाती थी। इसलिए उस दिन उसने जल्दी से बातें और खाना खत्म करने की कोशिश की। हालांकि वो पड़ोसी थे, मासा और हान खुद फांगडू से मिलने नहीं आती थीं। सिर्फ हांस ही अपने दोस्त के पास लगातार आता था, क्योंकि उसे मदद की जरूरत रहती थी। इसलिए हीरो जल्दी ही उस लड़के से खुलने से हिचकने लगा, क्योंकि वो इन दिनों काफी थका हुआ था। हालांकि आज पता चला कि हांस फांगडू के साथ किसी दूसरे शहर घूमने जाना चाहता था। जैसे ही कुछ न करने का मौका मिला, फांगडू ने फौरन हाँ कर दी। काश उस नौजवान को पता होता कि टूटी फूटी सड़कों पर बस एक सफर कितनी मुसीबतें लाएगा। अपनी दुनिया में भी हीरो को मोशन सिकनेस हो जाती थी, इस दुनिया में तो और भी ज्यादा। लेकिन हांस को कुछ घंटों की सवारी में बिल्कुल मोशन सिकनेस नहीं हुई। चूंकि उस लड़के का अपना काम था, इसलिए दोनों दोस्तों को कुछ वक्त के लिए अलग होना पड़ा। लेकिन हीरो इससे परेशान नहीं था, क्योंकि वो बेवजह ढेर सारे पैसे साथ नहीं लाया था। उसे जानना था कि भविष्य में ट्रेडिंग में और कौन सी चीजें काम आ सकती हैं। और शहर में फैंगडू ने जल्दी ही अच्छे मटेरियल्स ढूंढ लिए, जो जरूरत पड़ने पर बिक्री के लायक थे। लेकिन फैंगडू की सहज बुद्धि कह रही थी कि अभी एक साधारण तोहफा बेहतर रहेगा। इसीलिए उसने मैगी के पोते के लिए सबसे अच्छे कपड़े तोहफे में लेने का फैसला किया। नौजवान के एडवेंचर्स वहीं नहीं रुके, क्योंकि शहर की गलियों में दिखाने के लिए बहुत कुछ था। हालांकि एक असली मर्द की तरह फैंगडू उस हथियार की तरफ खींच गया जो एक नाइट ने उठाया हुआ था। जाहिर है इतने कड़े आदमी के पास जाने की कोई बात नहीं थी। फैंगडू चुपचाप जाने ही वाला था कि अचानक उसके सामने एक जाना पहचाना लाल बालों वाला चेहरा नजर आया। पता चला कि जेस कहीं पास ही रहती थी और ऊब के मारे दिन में गार्ड्स के साथ सैर पर निकली थी। जैसे ही असिस्टेंट्स ने फैंगडू को देखा, उनके चेहरे बदल गए, क्योंकि उन्हें उससे नफरत थी। हीरो के लिए डरने की वजह थी, क्योंकि वो लेडी मेडिट पर बुरा असर डाल रहा था, जो घर छोड़ना चाहती थी। लेकिन जेस खुद उस मुसाफिर से बात करके खुश थी, जिससे उसे ढेर सारी नई बातें पता चलती थीं। वो बस अपने लिए कोई साथी ढूंढना चाहती थी, क्योंकि वो खुद उस नए एरिस्टोक्रेट को देखने में झिझक रही थी। लेकिन लेडी मेडिट को इस बात की बेहद उत्सुकता थी कि आसपास के इलाके खरीदने का फैसला किसने किया। चूंकि वो गांव से कुछ दिनों से दूर थी, उसे मैगी के पोते की पैदाइश के बारे में कुछ पता नहीं था। जाहिर है उस नौजवान एरिस्टोक्रेट के मन में फौरन बच्चे को कुछ देने की चाहत जागी। उसके जहन में साबुन से बेहतर कुछ नहीं आया, जो गांव वालों के लिए आसानी से नहीं मिलता था। लड़की ने उसके साथ कुछ लोशंस भी रख दिए, जिसने फैंगडू को हैरान कर दिया, जिसे उन्हें ले जाना था। जेस ने उसे बिना झिझके एक ट्रांसमीटर की तरह इस्तेमाल किया, क्योंकि मैगी उससे शायद ही कुछ लेती। मेडिट उस नए एरिस्टोक्रेट के बारे में भी जानना चाहती थी, क्योंकि वो गांव की जमीनें खरीदना चाहता था। यहां तक कि फैंगडू भी उस लेडी की आंखों की चमक से डर गया, जो हम्फ्री को किसी और को नहीं देना चाहती थी। जेस को मैगी के प्रति अपने जुनून का अच्छी तरह पता था, लेकिन वो कुछ बदलना नहीं चाहती थी।
एक बार मैडम का खाना ट्राई करने के बाद मेडिट के जहन में और कुछ नहीं आता था। हमारे हीरो को अभी इस दुनिया के घटिया खाने की सारी तकलीफ झेलने का मौका नहीं मिला था। उसे अंदाजा नहीं था कि यहाँ के सबसे अच्छे खाने भी मैगी के खाने से बहुत कमतर थे, और अब जेस के पास सही मौका था कि दोस्त को दिखाए वो उसके जुनून की वजह क्यों है। जैसे ही फैंगडू ने सबसे अच्छे पॉरेज का एक टुकड़ा ट्राई किया, उसने उसे लगभग उगल ही दिया। बहुत देर तक हीरो को उस टैवर्न के भयानक खाने की घिनौनी यादें सताती रहीं। अब जाकर उसे समझ आया कि जेस मैडम मैगी को अपनी जागीर ले जाने की इतनी कोशिश क्यों करती थी। वो बस यही उम्मीद कर सकता था कि वो औरत अपने बेमिसाल हुनर के साथ उन्हें छोड़कर न जाए। जैसे ही वो गांव लौटा, फैंगडू ने फौरन पोर्टल में छलांग लगाई ताकि होश में आ सके। सिर्फ इस दुनिया के खाने पीने का उस लड़के पर अच्छा असर पड़ता था, क्योंकि बचपन से वो इनका आदी था। पिछली बार हीरो ने अपने लिए कुछ ताजगी भरे और स्फूर्तिदायक ड्रिंक्स पहले से रखे थे, और अब उसने उनमें से एक का मजा लिया, पूरे बदन में फैलती ठंडी ताजगी को महसूस करते हुए। लेकिन फैंगडू सिर्फ खाने के लिए वापस नहीं आया था। वो अपने कारोबार को दूसरी दिशाओं में भी आगे बढ़ाना चाहता था। काली मिर्च बेचते बेचते वो थोड़ा ऊब गया था, इसलिए उसने दूसरी ट्रेडिंग चीजें ढूंढी। हालांकि फौरन नहीं, लेकिन बैग की बेतहा जगह ने उस नौजवान को एक शानदार आइडिया दिया। इसलिए जब वो दूसरी दुनिया में वापस आया तो किसी सेलर को ढूंढने नहीं गया। इसकी बजाय हीरो ने फार्मिंग शुरू की, क्योंकि उसने तय किया कि वो उगाएगा जो दूसरों के पास नहीं था। जाहिर है, अभी कुछ घंटे भी नहीं गुजरे थे कि उत्सुक हांस अपने प्यारे दोस्त से मिलने आ गया। फैंगडू को कोई शक नहीं था कि उसने सब्जी लगाने का सही फैसला किया था। कुछ समय पहले उन्होंने ये चीज सिर्फ इसलिए खाई थी क्योंकि जेस उसे खाना बनाने के लिए साथ लाई थी। बात हो रही थी पोटैटोज की, जो किसी वजह से आसपास के इलाके में कोई नहीं उगाता था। लेकिन इस चीज से इतना कुछ बनाया जा सकता था कि नौजवान के मुंह में पानी आ गया। नतीजा ये हुआ कि उसने जल्दी ही हंस को भी अपना दीवाना बना लिया, जो खुद भी लगाने में मदद करने को बेताब था। वो लड़का बहुत से लोगों की तरह लजीज खाने का शौकीन था, इसलिए पोटैटोज के आइडिया ने उसे जोश से भर दिया। इसी वजह से उसे बहुत देर से याद आया कि वो फैंगडू के पास आने वाले मर्चेंट्स की वजह से आया था। रास्ते में हीरो की मुलाकात मीनो से हुई, जिसने कुछ समय पहले अपना मिरर अच्छी कीमत पर बेचा था। इसीलिए लड़के को और सामान की जरूरत थी, और फैंगडू ने वादा किया कि वो ये मसला जल्दी हल करेगा। तब तक हीरो अगले खाने पर ध्यान लगाए रहा, क्योंकि आज मैगी ने सॉसेजेस बनाने का वादा किया था। फैंगडू को बहुत समय से कोई लजीज सॉसेज नहीं मिली थी, इसलिए ट्राई करने से पहले ही वो उत्साह में था। लेकिन हुआ ये कि उसका जायका इतना नमकीन था कि खाना नामुमकिन था। सिर्फ यहाँ के लोगों को इसकी आदत थी, क्योंकि उन्होंने कोई और खाना ट्राई नहीं किया था। फैंगडू को यह दिखावा करने में बहुत मेहनत लगी कि उसे वो पसंद नहीं आई। वो सिर्फ इसलिए बचा क्योंकि मैगी को अचानक बाकी मेहमानों को खाना परोसने में मदद की जरूरत पड़ गई। हीरो बस यही उम्मीद कर सकता था कि मैडम हम्फ्री का खाना एक बार फिर सबसे अच्छे लेवल पर हो। हालांकि सॉसेजेस के हाल के जायके को याद करके वो टेबल पर रखा बाकी खाना ट्राई करने से डर रहा था। जब सारे मेहमान खाने का लुत्फ उठा रहे थे, फैंगडू को उनके रिएक्शंस देखने का मौका मिला। खाते वक्त लोगों के चेहरे पर एक भी शिकन नहीं आई, क्योंकि बचपन से ऐसे खाने के आदी थे। इतनी भीड़ में फैंगडू को समझ नहीं आ रहा था कि उस आम खुशी में शामिल होने के लिए किस टेबल पर जाए, और जल्दी ही यह सवाल खुद ब खुद हल हो गया, क्योंकि हंस ने दोस्त को अपने पास खाना ट्राई करने का न्योता दिया। इस तरह वो कंपनी खुद हीरो तक आ गई, जो अब तक इस दुनिया में असहज महसूस कर रहा था। हांस ने पहले सही मिसाल कायम की, क्योंकि वो बेहिसाब तेजी से खाने पर टूट पड़ा। फैंगडू के सारे डर बेकार निकले, क्योंकि मैगी ने स्क्वाड्री ने एक बार फिर कुकिंग का चमत्कार कर दिखाया। हालांकि सॉसेजेस अभी भी बेहद नमकीन थीं, लेकिन ब्रेड के साथ खाने पर ठीक लगती थीं, इसलिए उसने जायका एंजॉय किया। हालांकि उन अजीब सॉसेजेस से ज्यादा उम्मीद नहीं रखी थी, लेकिन सबसे ज्यादा उस लड़के को मैगी का सूप पसंद आया, जिसे उसने कई रातें तैयार करने में लगाई थीं। बहुत लंबे अरसे बाद हीरो को उन डिशेस से इतनी खुशी मिली जो बनाने में आसान लगती थीं। आखिरकार वो उस सूप से हट नहीं पाया, जिसके जायकों का मेल फैंगडू की रूह में उतर गया। सिर्फ आखिरी लम्हे उसे याद आया कि न मासा कहीं दिख रही थी और न हान। एक अच्छे पड़ोसी की तरह हीरो ने खुद जाकर दोस्तों से मिलने और उनके साथ लजीज खाना शेयर करने का फैसला किया। लेकिन घर के पास पहुंचते ही उसे जोर जोर की आवाजें सुनाई दीं, जो झगड़े की निशानी थीं। हान शुरू से ही हीरो को डराती थी, और अब वो जज्बात में आकर सीधे उसके सामने निकल आई। लड़की का फैंगडू से बात करने का कोई इरादा नहीं था, हालांकि उसने हाल ही में उसे अच्छा खाना खिलाया था। मासा उसके पीछे घर से बाहर दौड़ी, लेकिन कमजोर सेहत वाली औरत उस लड़की को कैसे पकड़ती। ऐसे में हीरो मैडम को अकेला नहीं छोड़ सकता था, और उसे पता चला कि वो हान की सिर्फ नैनी थी। इससे उसे उस लड़की की तरफ से मिलने वाली अजीब ठंडक समझ आई, जो अपनी मेंटोर से घुलती मिलती नहीं थी।
लड़की का किरदार हीरो को डरा देता था और वो चाहता था कि उससे उसका कोई वास्ता न हो। लेकिन मासा को यकीन था कि हान में बहुत नेकी है, हालांकि वो जंगलीपन से पेश आती थी। पता चला कि लड़की नैनी का इलाज करवाना चाहती थी, लेकिन वो औरत लगातार मना करती रही। वो कमजोर सेहत की वजह से गांव वालों से कम मिलती थी, लेकिन फैंग डू में उसे एक अच्छा दोस्त नजर आया। फांगडू बस अपने पड़ोसियों की मदद करना चाहता था, लेकिन आगे चलकर वो एक पेचीदा किस्से में फंस गया। मासा जानती थी कि वो जल्दी मरने वाली है और फैंगडू से चाहती थी कि वो हान का ख्याल रखे।